कैसे हैं प्रिय प्रशिक्षकों। आशा करते हैं कि आप लोग ठीक प्रकार से होंगे। जैसा कि पिछले वीडियो में हम लोग बात कर रहे थे कोर्स 9 असेसमेंट फॉर लर्निंग शिक्षा में अधिगम, जिसमें प्रिंसिपल्स ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, मीनिंग्स ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, नेचर ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। इसमें हमने देखा कि जो प्रकृति है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की, वह किस प्रकार से होती है और किस तरीके से डिफरेंसेस हैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में। ये सारी बातें हमने स्पष्ट किया था। मैं यहाँ भी आशा करते हैं कि आप लोगों को भी स्पष्ट हो गई होंगी। तो उसी संदर्भ में आगे है आपके यहाँ सिलेबस में स्टेजेज ऑफ डेवलपमेंट, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, यानी विकास की अवस्थाएं। तो आज हम लोग इसी पर बात करेंगे, विकास की अवस्थाएं कौन कौन सी हैं, किस अवस्था विशेष में किस प्रकार का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होता है, इस सारी बातों पर चर्चा होगी। हमने पिछले दिनों ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पर जो बातें की थी, उसमें ये बातें स्पष्ट हो गई थी कि किस तरीके से किस अवस्था विशेष में कब तक वृद्धि होती है, विकास कैसे होता है, विकास की प्रक्रिया किस प्रकार से चलती है, इन सब पर विस्तार से चर्चा की गई। तो उसका हम फिर थोड़ा सा सुझावलोकन कर लेते हैं कि प्रिंसिपल्स ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो जिसमें हमने देखा था कि कंटिन्यूटी, विकास ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में क्या होती है, कंटिन्यूटी होती है। यह हमेशा निरंतर चलता रहता है। हाँ, ये बातें ज़रूर है कि कभी इसमें काफ़ी वेरी फास्ट हो जाता है, कभी स्लो हो जाता है, कभी वेरी स्लो हो जाता है, लेकिन उसमें कभी ठहराव नहीं आता है। लगातार उसमें कुछ न कुछ परिवर्तन, कुछ न कुछ विकास होता ही रहता है। कभी तीव्र गति से होने लगता है, कभी थोड़ा सा अपेक्षाकृत मंद गति हो जाती है, कभी बिल्कुल मंद हो जाता है, लेकिन उसमें कुछ न कुछ परिवर्तन होता रहता है। फिर हमने दूसरा बताया था व्यक्तिगत सिद्धांत, इंडिविजुअलिटी ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। इसमें बताया गया था कि प्रत्येक व्यक्ति में विकास और वृद्धि की दृष्टि से भिन्नता होती है। भिन्नता इसलिए होती है कि हर व्यक्ति इंडिविजुअली कुछ न कुछ उसमें विशेषताएं होती हैं, कुछ न कुछ व्यक्तिगत रूप से उनमें एक ऐसा गुण होता है जो अन्यों से उसको अलग करता है, जो वही गुण उसकी पहचान बन जाता है। तो इस तरीके से उसमें विकास की प्रक्रिया उस अनुरूप होती है, ग्रोथ वैसे उसमें उस प्रकार से होता है। यह व्यक्तिगत सिद्धांत यह बताता है कि प्रत्येक व्यक्ति में ग्रोथ और जो डेवलपमेंट है वह उसकी प्रक्रिया में थोड़ा सा परिवर्तन होता है, थोड़ी सी भिन्नता होती है। हमने एक सिद्धांत में परिमार्जितता का सिद्धांत, इसे चेंजेबल भी, या आप इसको मॉडिफाई भी कह सकते हैं, या इसे परिवर्तनीयता का सिद्धांत भी कह सकते हैं। ये बहुत सारे आपको अलग अलग किताबों में मिल जाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि जो विकास और वृद्धि है, इसकी गति एवं दिशा को प्रयास के द्वारा अपेक्षित दिशा में इसको मोड़ा जा सकता है। जैसा चाहे व्यक्ति वैसा इसको बना सकता है। विकास की गति को तीव्र कर सकता है, या उसमें अपेक्षित दिशा में जैसा वह चाह रहा है उस तरह से मोड़ सकता है। जो अच्छी बातें हैं उसके विकास की ओर ज़्यादातर बल दिया जा सकता है, और जो नकारात्मक बातें हैं, नेगेटिव बातें हैं, उससे आगे वह ना बढ़े, इसको रोकने के लिए भी कोशिश की जाती है। तो परिमार्जितता या परिवर्तनीयता के सिद्धांत या प्रिंसिपल्स ऑफ मॉडिफाई यह प्रदर्शित करता है कि व्यक्ति में ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में परमार्जन संभव है, इसमें परिवर्तन करना संभव है। उसमें जैसा व्यक्ति चाहता है वैसे उसको अपेक्षित दिशा में उसको मोड़ा जा सकता है। विशेष करके शिक्षा के क्षेत्र में, एजुकेशन के क्षेत्र में इस सिद्धांत का महत्व काफ़ी है। इसलिए है क्योंकि आप देखते हैं कि कहीं कहीं पे उनको अच्छा माहौल, अच्छा शैक्षिक स्कूल या घर का वातावरण जब अच्छा मिलता है, उसको टीचर अच्छे मिल जाते हैं,
और उसको सही निर्देशन एवं गाइडेंस उसको मिलता है, तो उसका जो ग्रोथ और डेवलपमेंट की उसकी प्रक्रिया, उसमें तीव्रता आ जाती है, उसको अपेक्षित दिशाओं में उसको मोड़ा जा सकता है। तो इस तरीके से परमार्जितता का सिद्धांत यह बताता है कि इसमें परिवर्तन करना संभव है, इसको प्रयासों के द्वारा इसमें परिवर्तन किया जा सकता है। फिर है अगला, हमने बताया था निश्चित क्रम का सिद्धांत या पूर्व कथनीय का सिद्धांत। यह सिद्धांत यह बताता है कि व्यक्ति में, बालक में या किसी भी प्राणी में जो वृद्धि एवं विकास की जो प्रक्रिया है वह एक पूर्व निश्चित है और उसमें उसी क्रम में उसका विकास होता है। जैसे कि जन्म से पूर्व की बातें ले लें, तो जन्म के पूर्व बच्चे का विकास कैसे अधोगत से होता है। अधोगत का मतलब क्या है, ऊपर से नीचे की ओर। सबसे पहले उसके मस्तिष्क का विकास होता है, मस्तिष्क के बाद धड़ का विकास होता है, धड़ के बाद उसके पैरों का विकास होता है। जन्म के पश्चात भी बालक के विकास की यही प्रक्रियाएं चलती हैं। बच्चा जब जन्म लेता है तो जन्म के पश्चात भी उसके जो विकास की प्रक्रिया है उसमें इसी नियम का पालन होता है। सबसे पहले बच्चा अपने धड़ क्षेत्र सर का उसका उठाना शुरू करता है। सर में जब स्थिरता आ जाती है तो सर उठाता है और फिर उसके बाद सर से धड़ उसको ऊपर की ओर उठाता है और इस तरीके से करते करते धीरे धीरे बैठने लगता है और फिर धीरे धीरे उसकी मजबूती दृढ़ता कहाँ जाती है, पैरों तक जाती है और अंत में वह खड़ा होता है। तो जो विकास की प्रक्रिया है वह अधोगति से होती है और बच्चा उसी नियम के अनुसार वह बढ़ता है। तो इस तरीके से विकास की जो नियम है या विकास की जो बातें हैं यह पूर्व निश्चित होती हैं कि उसके बारे में अनुमान लगाया जा सकता है कि इस प्रजाति के बच्चे का विकास इस तरीके से होगा। जन्म से पूर्व और जन्म के पश्चात भी उसका जो विकास है उसकी विकास के क्रम में एक निश्चितता होती है। ये पूर्व कथनीय वही चीज़ें हैं। पूर्व कथनीय मतलब कि उसके बारे में पहले से भविष्यवाणी की जा सकती है, इस बालक का या इस प्रजाति में जन्मे बालक का विकास किस प्रकार से होगा, किस अवस्था में कितना विकास होगा, इसका सबका एक पूर्वानुमान लगाया जा सकता है या पूर्वाकथन किया जा सकता है। और जो कि देखा भी जाता है, जो एक तरीके से प्राकृतिक है उसमें वैसा होता ही होता है, तो निश्चितता भी होती है इसमें। आए फिर समान प्रतिमान का सिद्धांत। समान प्रतिमान का सिद्धांत क्या बताता है, प्रिंसिपल्स ऑफ इंटीग्रेशन। यह बताता है कि जो मानव प्रजाति हो, चाहे पशु प्रजाति हो या किसी अन्य जीव जंतु की प्रजाति हो, तो अगर वो एक ही प्रजाति के हैं, चाहे मानव के ले लीजिए चाहे किसी पशु के ले लीजिए, तो उसके बच्चे के विकास में, चाहे उस कहीं भी किसी भी उस जाति के बच्चे हों, चाहे वो कहीं किसी स्थान में जन्म लिए हों, लेकिन उनमें विकास की प्रक्रिया में, वृद्धि की प्रक्रिया में एक समानता पाई जाती है, एक उसमें सिमिलरिटी होती है। जैसे मानव के ले लीजिए, तो मानव के सारे बच्चे जन्म के पूर्व कैसे विकसित होंगे, जन्म के पश्चात कैसे विकसित होंगे, उनका विकास का एक समान प्रतिरूप है। भले ही व्यक्तिगत भिन्नताएं होती हैं, लेकिन व्यक्तिगत भिन्नताएं इतनी कम होती हैं कि उसमें जो विकास की प्रक्रिया है उसमें इक्वलिटी होती है, उसमें समानता होती है। तो अपने प्रजाति में जन्म लेने वाले बच्चे के विकास में क्या पाई जाती है, समानता पाई जाती है। ये क्या बताता है, प्रिंसिपल्स ऑफ इंटीग्रेशन, कि बच्चे में जो भी वृद्धि एवं विकास है वह उस प्रजाति में, अगर प्रजाति समान है तो उसमें बच्चों का विकास भी एक समान ही होता है। ये समान प्रतिरूप का सिद्धांत बताया गया था। फिर एक समन्वय का सिद्धांत भी बताया गया था, प्रिंसिपल्स ऑफ इंटीग्रेशन, प्रिंसिपल्स ऑफ यूनिफॉर्म पैटर्न, वो समान प्रतिमान का सिद्धांत हो गया। और फिर हमने बताया समन्वय के सिद्धांत, प्रिंसिपल्स ऑफ इंटीग्रेशन। यह क्या बताता है, समन्वय सिद्धांत क्या बताता है कि जो व्यक्ति में है, किसी जीव जंतु में है, उसमें जो उसके अंग हैं, उनके अंगों का बढ़ना, उनमें परस्पर समन्वय पाया जाता है। अगर एक अंग में कुछ परिवर्तन हो रहा है, उसमें विकास हो रहा है, वृद्धि हो रही है,
तो उसका प्रभाव दूसरे अंगों पर भी पड़ता है, यानी उसी रेशियो में दूसरे अंग भी विकसित होते रहते हैं। इस तरीके से जो शरीर का विकास होता है वह सारे अंगों को में समान रूप से होता है। यह सिद्धांत आता है कि जो बच्चे का विकास है उनमें विकास में परस्पर एक दूसरे में समन्वय स्थापित रहता है। बालक पहले संपूर्ण अंगों का, फिर उस अंग के विभिन्न भागों को चलाना सीखता है। छोटा बच्चा होता है, देखिए, उसे अगर कुछ कर रहा है तो उसका पूरा शरीर गतिशील हो जाता है। फिर धीरे धीरे जैसे जैसे विकसित होता है तो वह जिस अंग को संचालन करना चाहेगा वही अंग उसका चलता है, बाकी स्थिर रहता है। इस तरीके से बच्चा क्या करता है, पहले संपूर्ण शरीर का वह क्रियाशील उसकी रहती है, फिर धीरे धीरे जैसे जैसे आगे बढ़ता जाता है वह उसके पश्चात विभिन्न अंगों को चलाना सीख जाता है और तत्पश्चात वह इन समस्त भागों में समन्वय स्थापित करना सीख लेता है। कब कैसे चलना है, कैसे बैठना है, कैसे उठना है, वो सब में उसमें समन्वय स्थापित कर लेता है। जब तक शरीर के विभिन्न अंगों तथा उसके भागों के बीच समन्वय स्थापित नहीं होगा, जब तक ये सारे जो अंग प्रत्यंग हैं इनके बीच समन्वय स्थापित नहीं होता है, तब तक उचित विकास नहीं हो पाता। जिन बच्चे में ऐसा नहीं होता या किसी एक अंग तो उनका विकसित हो रहा है लेकिन अन्य अंग में विकास नहीं हो रहा है, तो ऐसे बच्चों का विकास सही रूप में उचित ढंग से नहीं हो पाता है। तो विभिन्न अंगों के एकीकरण ही गतियों को सरल एवं सहज बनाती है। इस तरीके से जो विभिन्न भाग है, उसके विभिन्न अंग है, उसकी गतियों को सरल और आसान बनाता है, सहज बनाता है। फिर हमने एक और बताया था, प्रिंसिपल्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। कैसे इंटरेक्शन होता है हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट के मध्य, बच्चे के विकास में, बच्चे के डेवलपमेंट में किस तरीके से दोनों के मध्य अंतःक्रिया होती है और उनके दोनों के मध्य अंतःक्रिया से ही उसके विकास की गति एवं दिशा अच्छी होती है, अच्छी मानी जाती है। इन दोनों में से, चाहे वो हेरिडिटी हो चाहे एनवायरनमेंट हो, इनमें दोनों में से अगर कोई एक अच्छा है, बहुत अच्छा है, दूसरा उतना नहीं है अच्छा, तो क्या होगा, विकास की गति एवं दिशा उतनी अच्छी नहीं होगी। जबकि जब ये चीज़ें बहुत अच्छी होंगी उसमें विकास की गति एवं दिशा क्या होगी, बहुत ही उन्नत होगी, बहुत ही विकसित होगी। तो इस तरीके से दोनों की अंतःक्रिया से बालक का विकास होता है। जैसे इस सिद्धांत के अनुसार बालक का विकास वंशानुक्रम तथा वातावरण की परस्पर अंतःक्रिया के परिणाम स्वरूप होता है। इसमें न केवल वंशानुक्रम और न ही केवल वातावरण, बल्कि बालक की विकास की गति एवं दिशा को ये दोनों ही निर्धारित करते हैं। किसी एक के द्वारा इनका निर्धारण संभव नहीं है। दोनों के बीच अंतःक्रिया ही होती है और अंतःक्रिया के फलस्वरूप ही उनकी गति एवं दिशा में नियंत्रण होता है। जबकि वातावरण में क्या होता है, उन सीमाओं के बीच विकास के अवसर की जो संभावनाएं हैं, उन संभावनाओं में विकास करना संभव नहीं होता। जबकि वातावरण में सीमाओं के बीच विकास के अवसर व उसकी संभावनाओं को क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, उसका निर्धारण करते हैं। और अच्छे हेरिडिटी के अभाव में अच्छा वातावरण क्या भी हो जाता है, निष्फल हो जाता है, उसका कोई फल नहीं मिल पाता है। और तथा अच्छा अगर वंशानुक्रम है तो अच्छा वंशानुक्रम होने के बावजूद भी, अच्छी हेरिडिटी होने के बावजूद भी अगर वातावरण दूषित मिल जाता है तो बच्चों में कुपोषण का शिकार या उसमें कोई गंभीर बीमारी भी हो सकती है, अथवा उसकी जन्मजात योग्यताएं जो हैं वह कुंठित हो सकती हैं, प्रभावित नहीं कर सकती। इस तरीके से वंशानुक्रम एवं वातावरण की अंतःक्रिया के द्वारा विकास होता है। फिर अगला एक बताया था हमने, चक्राकार प्रगति का सिद्धांत, प्रिंसिपल्स ऑफ स्पाइरल एडवांसमेंट। ये क्या है, चक्राकार यानी जो विकास है वो चतुर्थिक होता है। चतुर्थिक मतलब चारों दिशाओं में होता है। अगर उसका मस्तिष्क विकसित हो रहा है तो उसके पैर भी विकसित होंगे, उंगलियां भी विकसित होंगी, उसकी मांसपेशियां भी विकसित होंगी। इस तरीके से चतुर्थिक होता है। सिद्धांत के अनुसार विकास एक रेखीय गति में न चल करके, एक रेखीय गति या स्थिर दर से न होकर के, बल्कि यह चक्राकार प्रक्रम में होता है। ये चलता रहता है, धुरी है
जो चलती रहती है। जिस अवस्था में आदमी है उसी अवस्था में पुनः वह मृत्यु के समय पहुंच जाता है। तो इस कहने वाला एक सीधी रेखा में विकास न चल करके, बल्कि एक ऐसा चलता है चक्राकार, घड़ी की सुइयों की दिशा में वह चलता रहता है निरंतर। जैसे आज यहाँ पहुँचा तो धीरे धीरे चल करके फिर यहाँ भी आ जाएगा। जन्म लिए, जन्म के पश्चात विकास हुआ उसका, फिर क्या हुआ, युवा हो गया, युवा के बाद फिर वृद्ध हो गया, वृद्ध के बाद फिर उसकी वही अवस्था आ गई, और घूमते घूमते फिर व्यक्ति जैसा ही जन्म लेता है बिल्कुल असहाय निरीह प्राणी जैसा रहता है, दूसरे के ऊपर पूरी तरीके से डिपेंड रहता है। ठीक वैसी स्थिति इसकी मृत्यु के समय भी हो जाती है। वह निराश्रित हो जाता है, दूसरों के ऊपर निर्भर रहता है, यहाँ तक कि अपने दैनिक क्रियाकलाप करने के लिए समर्थ नहीं होता। तो कहने का मतलब जो विकास है वह कैसे चलता है, इस स्पाइरल चलता है चारों तरफ एडवांस में। इस सिद्धांत में अगर दूसरे शब्दों में ऐसा कहें, इसमें बीच बीच में ऐसे अवसर आते रहते हैं जब किसी क्षेत्र विषय विशेष में विकास की पूर्व अर्जित स्थिति, जो पूर्व अर्जित स्थिति यानी जिसने उसको पूर्व में जो अर्जित किया है, उस पूर्व अर्जित स्थिति का समायोजन करने के लिए उस क्षेत्र के विकास की प्रक्रिया लगभग विराम की स्थिति में आ जाती है। और कुछ अवधि के उपरांत, कुछ निश्चित ऐसी अवधि होती है, उस अवधि के उपरांत उस क्षेत्र में विकास की गति क्या होती है, फिर से बढ़ जाती है। इस तरीके से चक्राकार क्रम में इसका विकास लगातार होता रहे। इस तरीके से प्रमुख जो बातें थी प्रिंसिपल्स ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हमने आपके साथ शेयर की। हमने ये सोचा कि पुनः आपके लिए अगर इन बातों को रखेंगे तो ये थोड़ा सा आपका रिवीजन भी हो जाएगा और कुछ बातें आपको और क्लियर हो जाएंगी। तो अब हम लोग चलते हैं, आइए हम लोग चलते हैं स्टेज ऑफ डेवलपमेंट यानी विकास की अवस्था। स्टेज ऑफ डेवलपमेंट, विकास की अवस्थाएं। अब जैसे हमने जो मीनिंग एंड नेचर उसमें बताया था ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में, तो हमने यह बताया था कि लिखा था कि जो डेवलपमेंट है वह होता तो है लेकिन कभी तीव्र हो जाता है, कभी मंद हो जाता है। तो उसको मनोवैज्ञानिकों ने उसकी तीव्रता एवं मंदता को दृष्टिगत रखते हुए उसको विभिन्न अवस्थाओं में विभाजित कर दिया, और उस अवस्था विशेष में विकास की जो गति होती है वह समान पाई जाती है, फिर दूसरे अवस्था में उसी तरीके के। तो इसके आधार पर इन्होंने विकास को मनोवैज्ञानिकों ने अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने अलग अलग नाम दिए हैं, अलग अलग इनके आयु का वितरण किए हैं। तो अगर उसको हम कंक्लूजन के रूप में देखें तो क्या है, कुछ ही ऐसे हैं अवस्थाएं हैं जो सब में समाहित है या जिनके अंतर्गत डेवलपमेंट होता है। प्रायः जैसे कि हमने पहले ही बताया कि ये सब जो विकास की प्रक्रिया है वह हमेशा चलती रहती है। संपूर्ण प्रक्रिया को कुछ अवस्थाओं में बांटना संभव नहीं, लेकिन फिर भी विकास की ऐसी बातें होती हैं जो जिनको विभिन्न अवस्थाओं में बांटा जा सकता है। इसे ही विकास की अवस्था कहते हैं। या अगर दूसरे शब्दों में इसको ऐसे कह सकते हैं कि एक अवस्था से दूसरी अवस्था, एक अवस्था से दूसरी अवस्था में जाने पर विकास की प्रक्रिया में, एक अवस्था से दूसरी अवस्था में जाने की विकास की प्रक्रिया में कुछ परिवर्तन आ जाते हैं। जैसे किसी एक अवस्था विशेष में बालक है और उससे अगली अवस्था में जब पहुंचता है तो क्या होता है कि उसमें विकास की प्रक्रिया में कुछ परिवर्तन आ जाते हैं निश्चित रूप से, और इस आधार पर इसको अलग अलग अवस्थाओं में बांटा जा सकता है। मनोवैज्ञानिकों ने बांटा है, अलग अलग लोगों ने अलग अलग प्रकार से इसको विभाजित किया है। मनोवैज्ञानिकों ने अगर देखा जाए तो विकास के जो सोपान है, इसकी अवस्था है, उसको सामान्य रूप से 5 अवस्थाओं में बांटा है। जिसमें सबसे पहला क्या है, गर्भावस्था, जब बच्चा माँ के पेट में आता है। फिर दूसरा क्या है, शैशवावस्था, जब बच्चा जन्म लेता है तो जन्म से प्रथम 5 वर्ष की अवस्था को शैशवावस्था कहा जाता है। फिर बाल्यावस्था, बाल्यावस्था प्रारंभ हो जाती है जब बच्चा 11 से 12 साल का होता है, तो तब से लेकर के
6 से लेकर के 12 साल तक की आयु को बाल्यावस्था कहते हैं। फिर किशोरावस्था एडोलेसेंस, जैसे बालक 12 साल 11 साल का हुआ वैसे वो अगली अवस्था में प्रवेश कर जाता है जिसका नाम है किशोरावस्था है, इसको एडोलेसेंस बोलते हैं। फिर अंतिम है प्रौढ़ावस्था, एडल्टहुड। तो इस तरीके से मनोवैज्ञानिकों ने इसको 5 अवस्था में बांटा है। जन्म से पूर्व को गर्भावस्था, फिर शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था और प्रौढ़ावस्था। तो माता पिता संयोग से जो बच्चा माँ के गर्भ में आता है और इसके जन्म के समय तक वह गर्भ में रहता है, लगभग 270 दिन तक, 280 दिन तक बच्चा माँ के गर्भ में रहता है। उसके पश्चात उसका जन्म होता है। उसके जन्म के उपरांत तो प्रथम 5 वर्ष तक जो जन्म है, जन्म से लेकर के 5 वर्ष तक के काल को क्या कहा जाता है? शैशवकाल कहा जाता है। उस समय क्या कहा जाता है? शैशवावस्था कहा जाता है। 5 वर्ष की आयु से लेकर के कहीं कहीं कि आपको 6 वर्ष की आयु से लेकर के ही मिलेगा, नहीं सामान्यतः 5 वर्ष की आयु से लेकर के 12 वर्ष, 5 वर्ष की आयु से लेकर के 12 वर्ष तक की अवस्था को किशोरावस्था कहते हैं। और 18 के उपरांत का काल प्रौढ़ काल है, प्रौढ़ावस्था आ जाता है। यहाँ पे यह भी स्पष्ट करने योग्य है कि विकास की इन अवस्थाओं तथा अवधि के संबंध में जो मनोवैज्ञानिक हैं उन सारे मनोवैज्ञानिकों में कुछ न कुछ मतभेद है, कुछ न कुछ उनमें कंट्राडिक्शन है, जिसके कारण वृद्धि तथा विकास की इन विभिन्न अवस्थाओं में व्यवहार के लगभग सभी पक्ष, जो व्यवहार बिहेवियर है उसके लगभग सभी पक्षों में विशिष्ट विकासात्मक लक्षण परिलक्षित होते हैं, दिखाई देते हैं। विकास की इन अवस्थाओं से गुजरते हुए व्यक्ति के द्वारा विकास की जो विभिन्न अवस्थाएं हैं, इन अवस्थाओं से गुजरने के पश्चात जो प्रदर्शित विभिन्न लक्षण हैं, उन लक्षणों के आधार पर उसके व्यवहार का अध्ययन, उसके व्यवहार का अध्ययन, उसके संबंध में पूर्व कथन किया जा सकता है। बच्चा आगे कितना जा सकता है, कहाँ तक जा सकता है। तो शैक्षिक दृष्टि से इनमें मध्य की 3 अवस्थाओं, खास शैशवावस्था, बाल्यावस्था तथा किशोरावस्था का इसमें बहुत ज़्यादा महत्व होता है, बहुत ज़्यादा ही ये महत्वपूर्ण है। विकास की इन तीनों अवस्थाओं में, विकास की इन तीनों अवस्थाओं में होने पर विकास देख सकते हैं। जैसे गर्भावस्था, इसको जन्म से लेकर के 9 माह 10 दिन लगभग माना जाता है। और शैशवावस्था, जब बच्चा जन्म लेता है तो जन्म से लेकर के 5 वर्ष तक को शैशवावस्था। बाल्यावस्था 6 से लेकर के 12 वर्ष तक को, यानी इसके समय 6 वर्ष हो गया, बाल्यावस्था कहते हैं। फिर किशोरावस्था, किशोरावस्था में की आयु कितना है? 13 से 12 से कहीं कहीं 12 भी मिलेगा आपको, 12 से लेकर के 18 वर्ष तक की आयु को किशोरावस्था कहते हैं। फिर प्रौढ़ावस्था 19 वर्ष से अधिक, 19 वर्ष से जितने भी अधिक वाले व्यक्ति हैं उसको प्रौढ़ कहा जाता है। प्रौढ़ावस्था में सब आ जाते हैं। तो इस तरीके से हमने देखा कि अवधि कितना लगी, 9 माह 10 दिन। और विकास की जो विभिन्न अवस्थाएं हैं उसको इन अवस्थाओं के व्यवहार के पक्षों में होता है। अब हम देखेंगे कि एक्सेप्ट्स ऑफ डेवलपमेंट, यानी विकास के कौन कौन से एक्सेप्ट हैं, कौन कौन से पक्ष हैं जिसके संदर्भ में हमें अध्ययन करना है, या जो आपके सिलेबस में भी दिया गया है। तो विभिन्न अवस्थाओं में होने वाले विकास के उपरांत जो विभिन्न अवस्थाओं में विकास होता है, उसके विकास के उपरांत विवेचन से विकास की प्रत्येक अवस्था बालक के व्यवहार में अनेक प्रकार के परिवर्तन लाती है। और बालक के व्यवहार में होने वाले ये जो परिवर्तन है
इन परिवर्तनों के आधार पर विकास की कुछ अवस्थाओं को कम करके बांटा जा सकता है, जिसमें आपका सबसे पहले फिजिकल डेवलपमेंट हो गया, मेंटल डेवलपमेंट हो गया, सोशल डेवलपमेंट हो गया और मॉरल डेवलपमेंट हो गया। इस तरीके से इनके जो पक्ष हैं, इन पक्षों के आधार पे ही हमको आगे अध्ययन करना है, आप लोगों को पढ़ना है। सबसे पहला जो पक्ष है क्या, शारीरिक विकास। बच्चों में किस प्रकार से शरीर के विभिन्न अंग प्रत्यंग विकसित होते हैं, कैसे वह आगे बढ़ता है, कैसे किस अवस्था विशेष में उसके किस अंगों में विकृति आती है, कौन सा अंग कमज़ोर रह जाता है। तो इन सारी बातों को या इन सारी बातों पर चिंतन मनन एक्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट के संदर्भ में किया जाएगा। तो सबसे पहला क्या है, शारीरिक विकास, मानसिक विकास, सामाजिक विकास, संवेगात्मक विकास और नैतिक विकास। तो शैक्षिक दृष्टि से इन सभी पक्षों का बहुत ही महत्व है, बहुत ही ये महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि विकास की भिन्न भिन्न अवस्थाओं में इन विभिन्न पक्षों का विकास भी विकास किस क्रम में होता है, ये सारी बातें भी उनको जानकारी होती है, तथा विकास की गति को किस प्रकार से मानसिक दिशा में उसको आगे बढ़ाया जा सकता है, उसको तीव्र किया जा सकता है। इन सभी पक्षों को जानने के लिए इसका विस्तृत अध्ययन करना शैक्षिक मनोविज्ञान के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, अति महत्वपूर्ण है। शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था के दौरान होने वाले जो परिवर्तन है वो शारीरिक परिवर्तन, मानसिक परिवर्तन, सामाजिक परिवर्तन, संवेगात्मक परिवर्तन, इस तरीके से आपका कई पक्षों के आधार पर उसके ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को हम देख सकते हैं। इस तरीके से हमने देखा कि अब इसके पहले हमने पढ़ा था प्रिंसिपल्स ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। अब विकास के सिद्धांत कौन कौन से हैं, इसके बारे में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। तो जब तक होता है तो अगले वीडियो में मिल लीजिए। वृद्धिम विकास के सिद्धांत। वृद्धिम विकास के कौन कौन सिद्धांत, पीछे हमने बताया कि कौन कौन से वृद्धिम विकास के नियम हैं और उन नियमों के आधार पर कैसे हम उसको समझ सकते हैं। उसी के आधार पर वृद्धि एवं विकास के कुछ प्रमुख सिद्धांत हैं जिस पर हम लोग बात कर लेते हैं। प्राणी की जो संरचना है और संरचना तथा उसकी कार्य, जिसकी संरचना है और उसके कार्य है, उसमें दोनों में क्या पाई जाती है, एक तरीके से भिन्नता पाई जाती है। और इसी भिन्नता के कारण वृद्धि तथा विकास के दो प्रमुख लक्षण पाए जाते हैं। वृद्धि एवं विकास के दो प्रमुख लक्षण पाए जाते हैं जो कि इस अवस्था में होते ही होते हैं। ठीक है, अधिगम से तात्पर्य है वृद्धि एवं विकास के दो प्रमुख कारण है, परिपक्वता और अभ्यास। अधिगम परिपक्वता वास्तव में आंतरिक और अंगों तथा वंशानुक्रम से प्राप्त गुणों की समय के साथ बढ़ते क्रम में यह भी बढ़ता है। परिपक्वता क्या है? परिपक्वता वास्तव में आंतरिक अंगों तथा वंशानुक्रम के जो प्राप्त गुण हैं उन गुणों के साथ स्तर में पर न्यूनतम परिपक्वता स्थिति के अभाव में आगामी स्तर का अधिगम संभव नहीं हो पाता है। यही कारण है कि विकास की प्रक्रिया में परिपक्वता तथा अधिगम दोनों का ही महत्वपूर्ण स्थान है। वृद्धि तथा विकास की प्रक्रिया को स्पष्ट करने के लिए कुछ प्रमुख सिद्धांत है, जिसमें फ्रायड का मनोलैंगिक विकास के सिद्धांत हो गया, थ्योरी ऑफ साइको सेक्सुअल डेवलपमेंट। दूसरा है पियाजे का संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत, पियाजेट थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। तो ये सब किसके हैं? वृद्धि एवं विकास के प्रमुख सिद्धांत हैं। और तीसरा है एरिक्सन का मनोसामाजिक विकास के सिद्धांत, एरिक्सन थ्योरी ऑफ सोशल साइकोलॉजिकल सोशल डेवलपमेंट। चॉम्स्की का भाषा विज्ञान सिद्धांत ये भी है।
है ना, थ्योरी ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट, कोहलबर्ग का नैतिक विकास के सिद्धांत। कोहलबर्ग विभिन्न पक्षों सिद्धांत वास्तव में विकास की प्रक्रिया है कि विभिन्न पक्ष स्पष्ट करते हैं कि इसका वर्णन संबंधित पक्ष में की चर्चा के दौरान किस रूप में हुआ है। ठीक है, इस तरीके से हमने देखा कि वृद्धि और विकास किस तरीके से होता है, किस रूप में किया जा सकता है। तो इसका जो जिक्र है वो आगे कहीं हम लोग इसको अच्छे ढंग से करेंगे। वृद्धि और विकास को प्रभावित करने वाले कारक, कुछ ऐसे कारक हैं जो व्यक्ति के वृद्धि और विकास को प्रभावित करते ही करते हैं। जैसे पहला कारक कौन? वंशानुक्रम। वंशानुक्रम एक प्रमुख फैक्टर है जो कि व्यक्ति के वृद्धि और विकास को प्रभावित ही करता है, निश्चित है। दूसरा है पौष्टिक भोजन, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। पौष्टिक भोजन, बच्चे प्रारंभ में छोटे हैं, उनको जितना पौष्टिक भोजन मिलेगा तो उनका बुद्धि, उनका शरीर, उनका हर दृष्टिकोण से उनका विकास अच्छा होगा। शुद्ध हवा तथा प्रकाश, यही बहुत ज़रूरी है। शुद्ध हवा मिलनी चाहिए उसको, अच्छा प्रकाश भी मिलना चाहिए। लिंग भेद, ये भी बहुत बड़ा फैक्टर है। बुद्धि, इंटेलिजेंस, है ना, हर व्यक्ति की बुद्धि अपनी अलग अलग होती है, अपनी प्रतिभा क्षमता और उसके जो हेरिडिटी वंशानुक्रम उसके माध्यम से। अंतःस्रावी ग्रंथियाँ, इंटरनल स्क्रीन ग्लैंड, अंतःस्रावी ग्रंथियाँ, और फिर कोई रोग हो जाए, कोई चोट लग जाए, यह भी एक कारण है। पारिवारिक परिस्थितियाँ, फैमिली स्टेटस भी इसके एक प्रमुख कारण है। और कल्चर, संस्कृति, ये कुछ प्रमुख बातें थी जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को प्रभावित करते हैं, उस पर अपना प्रभाव डालते हैं, उसकी गति को। अगर ये सारी चीज़ें अच्छी होंगी तो उसका विकास बढ़ जाएगा, और ये सब चीज़ें थोड़ा सा कमज़ोर होंगी तो क्या होगा, उसका वृद्धि और विकास रुक सकता है, उसमें ठहराव हो सकता है। तो ये कुछ प्रमुख कारण है जो व्यक्ति के वृद्धि और विकास को प्रभावित करते ही करते हैं। अब हम लोग चलेंगे शैशवावस्था विकास। सबसे पहले आते हैं शैशवावस्था विकास। शैशवावस्था विकास से बच्चा जन्म लेता है, जन्म से लेकर के 5 वर्ष तक क्या कहा जाता है, मनोवैज्ञानिकों ने क्या कहा, शैशवावस्था। शैशवावस्था में जो विकास की प्रक्रिया होती है, कैसे होती है, किस प्रकार से होती है, किस साइज में, किस समय, उसमें किन किन अंगों का विकास प्रारंभ हो जाता है, ये सारी बातों की चर्चा आगे होगी। शैशवावस्था विकास, बच्चा बिल्कुल छोटा होता है, बच्चा बिल्कुल छोटा होता है और वह बिल्कुल निरीह प्राणी होता है। उसका यहाँ तक कि अपना दैनिक कार्य क्रियाकलाप भी वह करने की योग्य नहीं रह जाता है। तो शैशवावस्था के उपरांत मानव के विकास की यह क्या है, एक प्रथम अवस्था है, इसे मानव विकास की प्रथम अवस्था भी कहा जाता है। कई बार प्रश्न पूछा गया है मानव विकास की प्रथम अवस्था का नाम बताइए, तो वहाँ पे आप क्या लिखेंगे, शैशवावस्था। फिर सेकेंड है गर्भावस्था, यह जन्म से पूर्व इसका काम है कि जिससे नवीन मानव जीवन का प्रारंभ हो सके, तथा निश्चित इसके आधार पर मनोवैज्ञानिकों के अनुसार जीवन के प्रथम 6 वर्षों में शारीरिक तथा नैतिक मस्तिष्क अत्यंत ही ग्रहणशील होते हैं। और इस अवस्था में बालक जो है जो कुछ भी सीखता है या जो भी कुछ उससे कराया जाता है उसका बालक के ऊपर अमित प्रभाव तत्काल पड़ता है। अर्थात सामान्यतः शिशु जन्म के उपरांत प्रथम जो 6 वर्ष हैं, उस 6 वर्ष शैशवावस्था कहलाता है। शिशु को अंग्रेजी भाषा के इन्फैक्ट कहते हैं। इन्फेंट लेकिन लैटिन भाषा में 2 शब्द है, इन और फेयर। तो इन चीज़ों से मिल करके आपको बना है। इन का अर्थ है नहीं, तथा फैर का अर्थ है बोलना। अर्थात इन्फेंट का शाब्दिक अर्थ हुआ बोलने के योग्य, यानी जिसको बोलना नहीं आता। अतः इन्फेंट शब्द का प्रयोग बच्चों की उस अवस्था तक ले जाने के लिए किया जाता है जब वे सार्थक शब्दों का प्रयोग करते रहते हैं। सामान्यतः धीरे धीरे
3 वर्ष की आयु तक बालक का सार्थक शब्द करना प्रारंभ कर देता है। इसलिए तकनीकी दृष्टि से 0 से जो 3 वर्ष का समय होता है, उन 3 वर्ष की आयु तक शैशवावस्था तथा 3 से 6 वर्ष की आयु में पूर्व जन्म अवस्था। जब मानव विकास को शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था नामक केवल 4 भागों में बांटा जा सकता है, और जिसे 0 से लेकर के 6 वर्ष की अवस्था को शैशवावस्था के नाम से संबोधित किया जाता है। ठीक है, तो अब अगले दिन हम लोग आज की वीडियो यहीं तक रखते हैं। अगले दिन फिर हम लोग शैशवावस्था के विकास की जो विशेषताएं हैं, उस विकास की विशेषताओं पर चर्चा करेंगे, जिनमें शारीरिक विकास की तीव्रता, किस तरीके से बच्चे का विकास होता है ना, जिसमें शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक, नैतिक, इन्हीं सब के पक्ष में, इन्हीं सब के एस्पेक्ट में हमें देखना है। तो पहला क्या है, शैशवावस्था की कौन विशेषताएं? पहला है शारीरिक विकास में तीव्रता। जैसा कि हमने पूर्व में भी बताया था, जब बच्चा जन्म लेता है तो उसका विकास इतना तीव्र गति से होता है कि 1 से 1.5 महीने या 2 महीने के अंदर वह लोगों को पहचानना प्रारंभ कर देता है। लंबाई तथा भार में तीव्र गति से वृद्धि होती है, परंतु शरीर के अंगों, मांसपेशियों का भी उसी क्रम में विकास होता है। हमने समन्वय के सिद्धांत में ये चीज़ें बताई थी कि बच्चे का ऐसा नहीं किसी एक चीज़ का या ये धड़ का विकास हो रहा है, मस्तिष्क का विकास ही नहीं हो रहा है। मस्तिष्क का विकास हो रहा है तो उसके पेट में कोई प्रॉब्लम। तो इस तरीके से आप देखते हैं कि जो शारीरिक विकास है, उस शारीरिक विकास की गति एवं दिशा है कुछ निकला। तो इस तरीके से जो शारीरिक विकास में तीव्रता है, मानसिक क्षमता में तीव्रता है, सीखने में तीव्रता है, दोहराने की प्रवृत्ति, जिज्ञासा प्रवृत्ति, पर निर्भरता, स्वप्रेम की भावना, ये सारी विशेषताएं आपकी शैशवावस्था में है। जिसमें आपको मानसिक क्षमताओं में बहुत तेज विकास होता है, जिसमें ध्यान हो गया, कल्पना हो गया, संवेदन हो गया, प्रत्यक्षीकरण होगा, आदि के विकास में तीव्रता रहती है। और यह माना जाता है कि व्यक्ति को कुल मानसिक विकास का लगभग आधा भाग, उसका जितना भी मस्तिष्क विकसित होना चाहिए था, उसका आधा भाग 3-4 वर्षों की आयु तक पूर्ण हो जाता है। नहीं, जब बच्चा 3 से 4 वर्ष का हो जाता है तो उसके मस्तिष्क का आधा विकास हो जाता है। इस तरीके से शैशवावस्था में उसका 50% मस्तिष्क विकसित हो जाता है। ठीक है, इस तरीके से मानसिक विकास में भी तीव्रता होती है, सीखने में तीव्रता। बच्चे छोटे होते हैं तो किसी चीज़ को बहुत जल्दी सीख जाते हैं। सीखने की गति क्या जो होती है बहुत ही तीव्र होती है। शैशवावस्था के प्रथम 6 वर्षों तक लगभग उतना वह नहीं सीख पाते हैं जितना कि वह बाल्यावस्था और किशोरावस्था के 12 वर्षों में सीखता है। इस तरीके सीखने के गति में भी तीव्रता, दोहराने के प्रवृत्ति। छोटे बच्चे होते हैं, अक्सर आप देखिए जो भी बातें बोलेंगे उसको तुरंत पलट करके बोलते हैं, तो दोहराने की प्रवृत्ति भी देखी जाती है। शिशु की सीखने की गति, शैशवावस्था शब्द, वाक्य, क्रिया, इनको बार बार दोहराने से शब्दों का उसको भी ये चीज़ें पता हो जाती हैं। और विशेष रूप से दोहराने में शिशु एक प्रकार से आनंद का अनुभव करते हैं। आप देखते होंगे जब बच्चे दोहराना की प्रवृत्ति को तुरंत किसी चीज़ को जवाब देते हैं। फिर जिज्ञासु हुए होते हैं, क्यूरियोसिटी होती है, उनकी टेंडेंसी जो होती है कैसी होती है, क्यूरियोसिटी होती है। इन शिशु में जिज्ञासा की प्रवृत्ति बहुत कम होती है। छोटा शिशु खिलौनों व अन्य वस्तुओं को फेंक करके, उसके भागों को अलग अलग करके या अन्य किसी ढंग से जिज्ञासा को शांत करता है। वह बड़ा शिशु अपने से अधिक आयु के बालकों व व्यक्तियों की विभिन्न वस्तुएं या उसके संबंध में रहने वाली जो अन्य चीज़ें हैं, वह क्या है, कौन है, कैसे है, ये सारे इतने प्रश्न पूछते हैं, और जिससे ये सारे प्रश्न पूछ करके अपनी जिज्ञासाओं को वे शांति करते हैं, अपनी जिज्ञासाओं को पूरा करते हैं। तो जिज्ञासु भी होते हैं बच्चे, ये भी एक विशेषता है। फिर अगला है पर निर्भरता। जैसा कि आप जानते हैं जब बच्चे छोटे होते हैं तो उनका सारा काम दूसरों पर निर्भर रहता है। तो एक ये भी विशेषता है, बच्चे पर निर्भर रहते हैं, दूसरे पर निर्भर रहते हैं, अपने से कुछ नहीं करने के योग्य होते हैं।
तो दूसरे यानी माता पिता या उसको जो भी पालन पोषण करने वाले लोग हैं उनके पर वह निर्भर रहते हैं और उनकी सहानुभूति, प्रेम, सुरक्षा के लिए अन्य व्यक्तियों पर वे आश्रित होते हैं। यह विशेष रूप से अपनी माता पर निर्भर रहता है। बच्चा किस पर निर्भर रहता है? माँ पर निर्भर रहता है। और शैशवावस्था में जो शिशु का परिवार है वह उसका परिवार, उसके जो अन्य सदस्य हैं उनके भी वह आश्रित रहता है। तो ये तो हो गई जो वह दूसरे पर निर्भर रहता है। फिर एक विशेषता और बच रही स्वप्रेम की भावना। बच्चों में बहुत प्रबल होती है। बच्चे अपने से ही अपने को प्यार करते हैं। शिशु के अंदर स्वप्रेम की भावना उत्पन्न होती है बचपन अवस्था में जब होता है, जिसे नार्सिज्म कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं? नार्सिज्म कहते हैं। इसका मतलब क्या होता है? ये अत्यंत प्रबल होती है। स्वप्रेम की भावनाएं क्या होती है? अत्यंत प्रबल होती है। वह सभी का अत्यधिक स्नेह पाना चाहता है। अपने साथ साथ वो जितने भी उसकी पालन पोषण करने वाले हैं सोचते हैं कि वह सब भी उसे बहुत ही प्यार है। तो अत्यधिक स्नेह वह पाना चाहता है। अगर ऐसा नहीं होता तो बच्चा थोड़ा गुमसुम हो जाता है, चिड़चिड़ा हो जाता है। तो ये सारी दिक्कतें भी उसको आने लगती हैं। वह चाहता है केवल उसके ही माता पिता हों, उसके ही भाई बहन हों, आदि का स्नेह उसको ही मिले। माता पिता तथा अन्य परिवारजनों के द्वारा जो अतिरिक्त बच्चे होते हैं, अतिरिक्त व्यक्ति होते हैं, उन व्यक्तियों के स्नेह के लिए शिशु उससे ईर्ष्या भी करता है, उससे जलन भी रखता है। इस तरीके से इस अवस्था में या बच्चे में विकास में जो चीज़ें पाई जाती हैं उनमें स्वप्रेम की भावना बहुत ही प्रबल होती है। वह अपने से ही प्यार करते हैं अपने को। और फिर इसके साथ ही साथ उसमें इस प्रकार से अधिकार की भी तीव्रता होती है। वह अधिकार में कोई भी चीज़ें अपने अधिकार में लेना चाहते हैं, अपने पास रखना चाहते हैं। वह प्रत्येक वस्तु पर अपना ही अधिकार चाहता है, उसके अलावा कोई दूसरा इंटरफियर उसमें ना करे। वह अपने खिलौने जो अन्य वस्तुएं हैं वह भी दूसरे को नहीं देता है, उसको भी ऐसा कुछ अपने पास रखना चाहता है। स्वप्रेम की भावना को नार्सिज्म के लिए प्रसिद्ध है। फ्रायड ने अपनी पौराणिक कथा के आधार पर संबोधित किया था कि उस कथा में नार्सिस्ट नामक व्यक्ति को अपने ही शरीर से क्या होता है? अत्यधिक प्रेम होता है, अत्यधिक संवेगों का प्रदर्शन। अगला क्या है? संवेगों का प्रदर्शन। बच्चा जब छोटा होता है अपने संवेग का प्रदर्शन कैसे करता है? रो करके। जो बातें उसको अपने पालन करता तक पहुंचानी होती है वह रो करके, चिल्ला करके अपनी बातों को पहचानता है। अगर उसको कष्ट है तो रो करके, उसको खुशी हो रही है तो हंस करके। इस तरीके से वह अपने संवेगों का प्रदर्शन करता है। अपने जो इमोशंस हैं उन इमोशंस को वह प्रकट करता है। उत्तेजना के अतिरिक्त इसमें क्या, जो 2 वर्ष का बच्चा हो जाता है, 2 वर्ष तक होने पर उसमें भय, डर, क्रोध, प्रेम, पीड़ा ये नामक 3-4 जो इमोशंस हैं ये विकसित हो जाते हैं बच्चे के अंदर। और परंतु इसके विपरीत कुछ मनोवैज्ञानिक शिशु के रोने, चिल्लाने, फड़फड़ाने, हाथ पैर फेंकने की क्रियाओं को भी संवेगपूर्ण क्रिया मानते हुए शिशु जन्म से ही संवेगात्मक व्यवहार प्रदर्शित करता है। जन्म से ही संवेगात्मक व्यवहार वह प्रदर्शित करता है। तो वह सामाजिक संवेगों का विकास। अब है सामाजिक भावना का विकास। जैसे जैसे बच्चा बढ़ता जाता है वैसे वैसे उसका दायरा बढ़ता जाता है। बच्चा छोटा होता है तो उसका सामाजिक का दायरा उसका घर ही होता है, उसके माता पिता ही होते हैं, उसके भाई बहन होते हैं। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है पास पड़ोस के लोगों से बच्चों के साथ खेलना प्रारंभ करता है, वहाँ के लोगों से मिलता है, तो उसका दायरा थोड़ा सा घर से बाहर भी लोगों से हो जाता है। फिर बच्चा बड़ा होता है, स्कूल में जाता है, स्कूल में वहाँ बहुत सारे उसके समकक्षी मित्र होते हैं, बच्चे होते हैं जिनके संपर्क में आकर के वह उसका विकास धीरे धीरे इस तरीके से बढ़ता जाता है। तो सामाजिक भावना का विकास भी इस अवस्था में बच्चे में पाया जाता है। शैशवावस्था के प्रारंभिक वर्षों में शिशु का विकास इतना अच्छा नहीं रहता या उसका भाव पाया जाता है, लेकिन जैसे जैसे वह अकेले से हट करके 2 लोगों 3 बच्चों में प्रवेश करता है वैसे वैसे उसका सामाजिक विकास
प्रारंभ हो जाता है। वह अपने खिलौनों को दूसरे बच्चों के साथ भी शेयर करके खेलना प्रारंभ कर देता है, दूसरे के खिलौनों को स्वयं ले लेता है। इस तरीके से बच्चों में धीरे धीरे सामाजिक विकास होने लगता है। फिर मूल प्रवृत्तियों का विकास। मूल प्रवृत्तियाँ कौन कौन से? इंसेंटिव बिहेवियर। इंसेंटिव बिहेवियर क्या है? जो मूल चीज़ें हैं, जैसे बच्चे की मूल प्रवृत्तियाँ भूख लगने पर वो रोने लगना, ये उसकी मूल प्रवृत्ति है। जब भी उसको भूख लगी बच्चा रोने लगता है, रो करके अपनी बात को अपने माता पिता तक पहुंचाता है। क्योंकि उसकी भाषा का विकास उस समय नहीं हुआ रहता, इसलिए रो करके एक ऐसा माध्यम है अपनी बात को अपने जो पालन पोषण करता है उनके तक पहुंचाने के लिए वह रोता है, चिल्लाता है, और इस तरीके से व्यक्ति समझ जाता है बच्चे को भूख लगी। इस तरीके से अपने जो इमोशंस हैं उसको वह रो करके दूसरों से व्यक्त करता है। तथा सामने आने वाली किसी भी वस्तु को मुंह में वह रख लेता है। यही बहुत बड़ी विडंबना है। बच्चा छोटा होता है, कोई भी वस्तु उसके सामने होगी वो अपने मुख में उसको जरूर रखेगा। फिर धीरे धीरे जैसे जैसे बड़ा हो जाता है तो हर वस्तु को मुंह में नहीं रखता है, जो खाने पीने की चीज़ें हैं उसी को ही मुंह में रखना प्रारंभ कर देता है। और बड़ा होता है तो उसमें भी उसकी चॉइस हो जाती है, उसी चीज़ें उसको अच्छी लगती हैं वही उसके मुंह में जाता है और चीज़ें नहीं जाती हैं। तो इस तरीके से वह बच्चों में मूल प्रवृत्तियों के आधार पर व्यवहार करते हैं और सामने आने वाली किसी भी वस्तु को मुंह में नहीं रखते हैं। और क्रोध आने पर उसको रो करके हाथ पैर पटकना, ये सारी बातें भी धीरे धीरे जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है उसमें छूटती जाती हैं। तो अपने पास की वस्तुओं को फेंक कर मारना, क्रोध करना, ये सारी भी मूल प्रवृत्तियाँ होती हैं जो उसके व्यवहार को कहीं न कहीं परिवर्तित करती हैं। फिर नैतिक काम प्रवृत्ति एक ये भी विशेषता है। फ्रायड हैं या उसके अन्य मनोवैज्ञानिक जो सहयोगी थे, इनके अनुसार शैशवावस्था में काम की प्रवृत्ति बहुत ही प्रबल होती है, बहुत ही प्रबल होती है, परंतु शिशु उसकी अभिव्यक्ति वयस्कों के समान नहीं कर पाता है। इसकी जो अभिव्यक्ति है उसको वह नहीं कर पाता, और उसके अनुसार माता पिता का स्तनपान करना, हाथ पैर की अंगूठी चूसना आदि शिशुओं की काम प्रवृत्ति के द्योतक है, यह उसकी सूचक है। फ्रायड के अनुसार लड़कों में अपनी माँ के प्रति प्रेम होना, लड़कियों का अपने पिता के प्रति प्रेम होना, ये सब भी इसी का एक पार्ट है, इसी का एक भाग। फ्रायड ने लड़कों को मातृ प्रेम को ओडिपस भावना ग्रंथि कहा। क्या कहा? ओडिपस। और लड़कियों के पितृ प्रेम के भाव को इलेक्ट्रा कहा। क्या कहा? इलेक्ट्रा कहा। तो इस तरह से के नाम से इनको संबोधित किया जाता है, और दोनों का नाम का आधार भी यूनानी पौराणिक श्रेणियों के अनुसार देखे जाते हैं। फिर एक और बचा है नैतिक भावना का विकास। लैक ऑफ मोरालिटी। कैसे होता है इसका विकास? नैतिकता का विकास कैसे होता है? बच्चा जब छोटा होता है बिल्कुल अनैतिक होता है, बिल्कुल असामाजिक होता है, उसका कोई नैतिक विकास नहीं होता, कोई सामाजिक विकास नहीं हुआ रहता है। लेकिन जैसे जैसे वो बढ़ता जाता है, उसका दायरा बढ़ता जाता है, घर से पास पड़ोस जाता है, विद्यालय जाता है, तो उसमें धीरे धीरे नैतिकता की बातें आने लगती हैं, और इस तरीके से उसके नैतिक भावनाओं का विकास होता है। जिसमें प्राय नैतिक भाव, जब बच्चा छोटा होता है तो इसमें कोई भी नैतिक भावनाएं नहीं होती, उसका भाव एक तरीके से रहता है। जैसे जैसे वो अच्छे बुरे लोगों की संगति में पहुंचता है, वैसे वैसे उसी अनुपात में उसमें क्या उचित है, क्या अनुचित है, क्या नैतिक है, क्या अनैतिक है, इन सारी बातों पर वह भेद करना प्रारंभ कर देता है, करना सीख जाता है, और वह इन कार्यों को करना भी चाहता है जो उसे अच्छा लगता है, जो सामाजिक दृष्टि से अच्छे हैं, नैतिक हैं, और ऐसी बातों को नहीं करना चाहता जो सामाजिक दृष्टि से अनैतिक है, अच्छी नहीं। इस तरीके से वह नैतिक और अनैतिक बातों पर अंतर भी करना सीख जाता है, कब कैसे व्यवहार करना है, कौन सा व्यवहार किस परिस्थिति में नहीं करना है, ये सारी बातें विकसित हो जाती हैं। तो इस तरीके से उसका नैतिक विकास भी प्रारंभ हो जाता है, और वह उन सभी कार्यों को करना चाहता है जिससे उसको संतुष्टि मिले, आनंद मिले, भले ही वह कार्य दूसरे व्यक्ति को पसंद ना आ रहा, उसके लिए
ना अच्छा हो या वांछनीय ना हो। तो इस तरीके से आज हमने देखा कि जो प्रिंसिपल्स ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है कौन कौन से वृद्धि विकास सिद्धांत, उसका हमने संक्षेप में आपके सामने रखा आपको। फिर स्टेजेज ऑफ डेवलपमेंट, विकास की कौन सी अवस्थाएं हैं, भिन्न मनोवैज्ञानिकों ने विकास की इस अवस्था को कितनी आयु तक सीमित किया है, सारी बातें। फिर एक्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट, जो विकास के पक्ष हैं कौन कौन से पक्ष हैं, फिजिकल, सोशल, मॉरलिटी, मेंटल, इमोशनल और कॉग्निटिव। ये जो डेवलपमेंट के एक्सेप्ट हैं, इसके आधार पे कैसे बच्चे का विकास होता है। फिर हमने देखा कि शैशवावस्था में किस तरीके से बच्चे का विकास होता है, कौन कौन सी विशेषताएं इसमें पाई जाती हैं। ये सारी बातों का हमने आपके सामने रखा। आशा करते हैं कि आप लोगों को बातें कुछ स्पष्ट हुई हो, समझ में आया हो। जो बातें आपको ना स्पष्ट हुई हम लोग जब ऑनलाइन क्लास में होंगे तो आप प्रश्न के माध्यम से पूछ सकते हैं, या इसका नोट्स भी भेजा जाएगा, नोट्स से भी पढ़ करके कुछ % बातें आप वहाँ से भी समझ सकते हैं। इस तरीके से 3 प्रक्रियाएं हैं माध्यम से जोड़ने के लिए, वीडियो के माध्यम से, ऑनलाइन क्लास के माध्यम से और नोट्स के माध्यम से। इस तरीके से एक ही विषय वस्तु का, एक ही सिलेबस का, एक ही टॉपिक का 3 चीज़ें आपके पास उपलब्ध हो जाती हैं वीडियो के रूप में। फिर उस पर ऑनलाइन क्लासेज होते हैं, फिर उस पर आपको एक लिखित नोट्स भी मिल जाता है। तो इस तरीके से तीनों बातों की दृष्टि से उसमें आप देखेंगे तो आपको काफ़ी चीज़ें स्पष्ट हो जाएंगी, समझ में आ जाएंगी। इन्हीं सब बातों के साथ अब हम आज की वीडियो यहीं तक रखते हैं। फिर अगला वीडियो इसके आगे का जो टॉपिक है उसके साथ हम लोग उपस्थित होंगे। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए और ऐसे ही सुनते रहिए और सुन करके अपने ज्ञान में कुछ न कुछ वृद्धि करते रहिए, कुछ न कुछ उसमें जोड़ते रहिए। इन्हीं सब आशाओं के साथ हम आज अपनी बात को यहीं तक विराम रखते हैं। अब तक सभी को यहाँ तक बातें सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पुनः एक बार धन्यवाद। पुनः फिर नए वीडियो के साथ हम लोग उपस्थित होते हैं। फिर एक बात और हम कहना चाहते हैं, जो भी चीज़ें आपको स्पष्ट नहीं हुई उसको आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, जो अच्छी चीज़ें लगी हैं उसको भी लिख सकते हैं, जो आपको कमियाँ दिखी हैं उसको भी आप इंगित कर सकते हैं, जिससे आगे आने वाले वीडियो में उन चीज़ों को सुधारा जा सके, उसमें कुछ परिवर्तन किया जा सके, जिससे कि वह आपके लिए भी लाभदायी हो और अन्य जो सीखने वाले हैं उनके लिए भी यूजफुल हो जाए। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को अंत तक जुड़ने के लिए। धन्यवाद।